तो कहानी की शुरुआत हैंसन नाम के लड़के को दिखाने से होती है, जो किसी अनजान क्रीचर से डरकर भाग रहा था। साथ ही उसने कोई कपड़े भी नहीं पहने हुए थे और भागने के चक्कर में वो छत से नीचे गिर जाता है। इस दौरान उसे काफी चोट आती है। इसी के साथ सीन यहाँ से 36 घंटे पहले के समय पर शिफ्ट होता है और वहाँ हम हैंसन को एक अमीर लड़की के साथ देखते हैं, क्योंकि हैंसन काफी ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ था। इसलिए एक डेटिंग वेबसाइट के जरिए वो सिर्फ उन्हीं लड़कियों को डेट करता था जो अमीर थी। यहाँ हैंसन का प्लान उस लड़की से शादी करके उस लड़की की दौलत से अपना कर्ज उतारने का था। इसलिए वो एक अमीर लड़की की तलाश करता रहता था ताकि वो उससे शादी कर पाए। यहाँ वो लड़की हैंसन के बारे में जानने के बाद उसे रिजेक्ट कर देती है। साथ ही वो उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती भी करती है, जिसके जवाब में हैंसन कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन वो वहाँ से अपना लाया हुआ केक उठाकर चुपचाप चला जाता है, जिससे हमें हैंसन की हालत का अंदाजा हो जाता है, क्योंकि यहाँ साफ जाहिर था कि हैंसन इस केक के पैसों को खराब नहीं करना चाहता था। इसके बाद हम हैंसन को एक जू में काम करते हुए देखते हैं, जिसे वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए करता था। इसी दौरान हैंसन को उस डेटिंग साइट के रिप्रेजेंटेटिव का कॉल आता है, जिसके जरिए वो अमीर लड़कियों को डेट किया करता था, जिससे हैंसन को पता चलता है कि कल उसको एक और लड़की से मिलने के लिए जाना है। अगले दिन हैंसन को उसके पिता वीडियो कॉल करते हैं, जिनकी दिमागी हालत अच्छी नहीं थी। इस वजह से वो एक मेंटल हॉस्पिटल में थे। वो हमेशा अजीब बातें करते रहते थे। दरअसल उन्हें लगता है कि हैंसन एक स्पेशल एजेंट है। फिलहाल यहाँ पर वीडियो कॉल के दौरान हॉस्पिटल स्टाफ हैंसन के पिता के साथ काफी बुरी तरह पेश आता है। साथ ही वो लोग हैंसन को धमकी देते हैं और अगर उसने हॉस्पिटल का बिल नहीं भरा तो वो लोग उसके पिता को हॉस्पिटल से बाहर निकाल देंगे। जिसके बाद हैंसन दुखी मन के साथ दूसरी अमीर लड़की से मिलने के लिए जाता है और इस बार जो लड़की उससे मिलने के लिए आई होती है वो हैंसन को काफी ज्यादा पसंद आती है। यहाँ वो लड़की हैंसन को अपना नाम शाओ बे बताती है। साथ ही वो कहती है कि मैं तुम्हें काफी वक्त से ढूंढ रही हूँ और साथ ही बातचीत के दौरान शाओ बे ये भी कहती है कि मैं असल में एक फॉक्स डेमन हूँ, जिसे इंसान हाइब्रिड्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ शाओ बे अपने बारे में बताती जा रही थी, लेकिन हैंसन का दिमाग उस पर नहीं बल्कि वहाँ आए कुछ गुंडों पर था। शायद वो लोग हैंसन के लिए ही यहाँ आए हुए थे, जिनसे बचने के लिए हैंसन वहाँ से उठकर वॉशरूम चला जाता है, मगर वो गुंडे हैंसन के पीछे वहाँ भी आ जाते हैं। दरअसल हैंसन ने इन लोगों से कभी 2 मिलियन युआन उधार लिए थे, जिन्हें अभी तक वो चुका नहीं पाया था। इसलिए ये लोग उसे मारते हुए अपने बॉस के पास ले जाते हैं। हैंसन उनके बॉस के पास पहुंचकर उससे कुछ और दिन का समय मांगता है, जिस पर वो हैंसन को सिर्फ 1 दिन का समय देता है। साथ ही ये भी कहता है कि अगर तुमने ये पैसे तब तक नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे बॉडी पार्ट्स बेचकर अपने पैसे वसूल लूंगा। यहाँ से हैंसन अपने घर में पहुंचता है, जहाँ पर उससे मिलने के लिए वही लड़की शाओ बे आती है, जिसे अपने घर में देखकर हैंसन पहले तो घबरा जाता है। उसके बाद वो उससे यहाँ आने की वजह पूछता है, जिस पर शाओ बे उसकी बात को नजरअंदाज करके उसके शरीर में किसी चोट के निशान की खोज करने लगती है और वो जैसे ही उसे दिख जाता है तो शाओ बे काफी खुश होती है। दरअसल जब हैंसन छोटा था तो उसने एक फॉक्स की जान बचाई थी, जिस दौरान ही हैंसन को ये चोट लगी थी और शाओ बे वही फॉक्स थी। इसलिए तब से ही शाओ बे हैंसन के बड़े होने का इंतजार कर रही थी ताकि वो हैंसन से शादी कर सके। लेकिन हैंसन को शाओ बे की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक फॉक्स डेमन है। इसलिए शाओ बे उसके सामने ही एक फॉक्स में बदलने का फैसला करती है, जिसके लिए वो पहले काफी ज्यादा ड्रिंक करती है और इसके बाद वो एकदम से एक बड़े से फॉक्स में बदल जाती है, जिसे देख हैंसन की तो हालत एकदम खराब हो जाती है और वो उस फॉक्स से दूर जाने की कोशिश करता है। जिसे ऐसा करते देख फॉक्स को गुस्सा आता है और वो हैंसन के कपड़ों को ही फाड़ डालती है, जिस कारण हैंसन को लगता है कि वो उसे खाना चाहती है। इसलिए वो उससे भागने की कोशिश करता है, जिस दौरान वो फॉक्स भी उसका पीछा कर रही थी। और इसी बीच हमें हाइब्रिड्स की दुनिया को दिखाया जाता है, जहाँ हम डिटेक्टिव होंग नाम के आदमी को देखते हैं। दरअसल होंग एक ऐसी डिटेक्टिव एजेंसी में काम करता था, जिनका काम हाइब्रिड्स की दुनिया में रहकर ये देखना था कि हर हाइब्रिड नियमों का पालन कर रहा है या नहीं। जिनमें से एक नियम ये भी था कि कोई भी हाइब्रिड किसी भी इंसान के सामने अपने रूप को नहीं बदल सकता। ऐसा करने पर ये लोग उसे रोकने के लिए जाते हैं और यहाँ शाओ बे ने बिल्कुल ऐसा ही किया था, तो उसे रोकने के लिए कुछ एजेंट्स तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। दूसरी तरफ हैंसन के पास जब भागने के लिए जगह नहीं बचती तो वो रुक जाता है, जिससे फॉक्स कुछ भी नहीं करती। लेकिन जब हैंसन उस फॉक्स को छूने की कोशिश करता है तो वो जोर से दहाड़ मारती है, जिस कारण हैंसन छत से नीचे गिर जाता है। लेकिन उसी वक्त एजेंट आकर उसकी जान को बचा लेते हैं। साथ ही वो लोग वहाँ मौजूद उन सभी इंसानों की यादें मिटाने की कोशिश करते हैं जिन्होंने शाओ बे को फॉक्स के रूप में देखा था। इसके लिए एजेंट सभी की तरफ एक छोटा सा डिवाइस फेंकते हैं, जिनमें से एक डिवाइस जब हैंसन की तरफ आ रहा होता है तो शाओ बे उसे हैंसन तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देती है। हालांकि उस बेचारी को वो लोग पकड़कर वहां से ले जाते हैं, क्योंकि ज्यादा शराब पीने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। ये लोग हैंसन को भी बेहोशी की हालत में वहीं छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद अगली सुबह हम हैंसन को उसके घर में देखते हैं, जहाँ वो होश में आने के बाद आ गया था। लेकिन यहाँ दोबारा से वही गुंडे हैंसन को परेशान करने आ जाते हैं। साथ ही वहाँ हैंसन को गुंडों से बचाने के लिए शाओ बे भी आ जाती है। ये साफ जाहिर है कि वो यहाँ एजेंट से भाग कर आई है। शाओ बे इस बार हैंसन को बचाने के लिए सिर्फ आधे फॉक्स में बदलकर सबको डरा देती है। मतलब कि यहाँ उसका चेहरा फॉक्स का और बाकी शरीर इंसानों का था, जिससे गुंडे तो डरकर भाग जाते हैं, लेकिन दोबारा
उसके इस कारनामे के बारे में एजेंसी को पता चल गया था, लेकिन इस बार होंग उसे पकड़ने के लिए जाने के बजाय दोबारा से वही याददाश्त भुलाने वाली डिवाइस भेज देता है। पर इस बार भी शाओबे उस डिवाइस को हैंसन तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देती है। साथ ही वो हैंसन से वही सब बातें करती है। वो कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मुझे तुमसे शादी करनी है, फिर चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करूंगी। इस पर हैंसन कहता है कि उस वक्त मैंने गलती से तुम्हारी जान बचा ली थी, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि मेरी जिंदगी में और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसी दौरान दूसरी तरफ से डिटेक्टिव होंग से मिलने के लिए युन नाम का एक हाइब्रिड बाज आता है। क्योंकि युन इस एजेंसी में कमिश्नर की पोजीशन पर था, इसलिए उसकी बात यहाँ सबको माननी पड़ती थी। युन होंग से कहता है कि शाओबे एक खास तरह की हाइब्रिड है और तुम्हें उसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा, क्योंकि उसके सर पर एक आम इंसान से शादी करने का भूत सवार है। लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हाइब्रिड्स का खून इंसानों के खून से मिलकर गंदा हो जाए, इसलिए शाओबे को किसी भी तरह रोकना होगा। इधर हैंसन फिर से एक और अमीर लड़की से मिलने के लिए आता है, जो उससे शादी करने के लिए तैयार भी हो जाती है। साथ ही वो हैंसन से ये भी वादा करती है कि मैं तुम्हारे सारे कर्जे चुका दूंगी, लेकिन इसके बदले में मेरी सिर्फ इतनी सी शर्त है कि मैं तुमसे कभी रिलेशन नहीं बनाऊंगी और शादी के कुछ महीनों बाद हम तलाक ले लेंगे, ताकि उसके बाद मैं अपने पसंद के लड़के से शादी कर पाऊं, क्योंकि उस वक्त मुझे मेरे पेरेंट्स अभी की तरह नहीं रोकेंगे। हैंसन भी उसकी इस शर्त को मान जाता है, लेकिन तभी वहाँ शाओबे आ जाती है और वो उस लड़की से बोलती है कि मैं इसकी बीवी हूँ, जिस कारण वो लड़की वहाँ से चली जाती है और हैंसन का प्लान भी फेल हो जाता है। इस वजह से हैंसन को काफी गुस्सा आता है और वो शाओबे से बताता है कि मुझे किसी अमीर लड़की से ही शादी करनी होगी, ताकि मैं अपने सारे कर्जे वगैरह चुका पाऊँ। क्या तुम मुझे इतने पैसे दे सकती हो? यहाँ हैंसन की ये बात सुनकर शाओबे वहाँ से उदास होकर चली जाती है, जिसके बाद हैंसन से मिलने के लिए खुद कमिश्नर युन आता है और वो हैंसन से बताता है कि कई 100 साल पहले पृथ्वी पर कुछ ऐसे खास जेनेटिक्स वाले प्राणी आए और छुपकर इंसानों के बीच रहने लगे, जिस कारण समय के साथ पृथ्वी के इकोसिस्टम में रहने के कारण उनका भी म्यूटेशन हुआ और हमें हाइब्रिड कहा जाने लगा। यहाँ युन हैंसन को एक इंजेक्शन देते हुए कहता है कि इसे तुम किसी भी तरह से बस शाओबे के गले पर लगा दो, उसके बाद हम सब कुछ संभाल लेंगे। साथ ही इसके बदले युन हैंसन को लालच देता है कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो इसके बदले में मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम अपनी सारी मुसीबतों को खत्म करने के साथ अपनी आगे की जिंदगी ऐशो आराम के साथ जी पाओगे। इतना कहने के बाद युन वहाँ से चला जाता है और हैंसन सोच में पड़ जाता है कि उसे ऐसा करना भी चाहिए या नहीं। हैंसन एक अम्यूजमेंट पार्क में शाओबे से मिलता है और वहाँ शाओबे उसे कुछ पैसे देती है, जिन्हें शाओबे ने कूड़ा उठाकर कमाया होता है। यहाँ हैंसन उससे कहता है कि इतने पैसों से कुछ भी नहीं होगा, मुझे इससे कई गुना ज्यादा पैसे चाहिए। साथ ही यहाँ हैंसन के पास अच्छा मौका भी होता है कि वो शाओबे को वो इंजेक्शन लगा दे, लेकिन पता नहीं क्यों वो ऐसा नहीं करता। इसी बीच और पैसे कमाने के लिए शाओबे एक क्लब में डांसर का काम करने जाती है, पर जैसे ही इस बारे में हैंसन को पता चलता है वो वहाँ पहुंचकर शाओबे को उस जगह से ले जाता है, जिसका ये साफ मतलब था कि उसे शाओबे की परवाह थी। शाओबे से वो यहाँ कमिश्नर युन के ऑफर के बारे में सब कुछ बता देता है, जिस बारे में जानकर शाओबे हैंसन से कहती है कि अगर इससे तुम्हारी मुश्किल हल होती है तो मैं तुमसे खुद कह रही हूँ कि प्लीज मुझे ये इंजेक्शन लगा दो। लेकिन हैंसन ऐसा करने के बजाय उससे अपने प्यार का इजहार करता है, जिसके बाद दोनों शाओबे के बताए रिचुअल के अनुसार शादी कर लेते हैं। इस रिचुअल के तहत शाओबे एक कट अपने हाथ में लगाती है और एक कट हैंसन के हाथ में, जिसके बाद दोनों हाथ मिलाकर इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। जाहिर है शाओबे के लोग शादी इसी तरह करते होंगे। दूसरी साइड हम कमिश्नर युन को देखते हैं, जिन्हें शाओबे और हैंसन की लोकेशन की खबर मिल जाती है, इसलिए वो तुरंत क्लब में पहुंचता है, जहां युन को पता चलता है कि वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं। इसके बाद युन, होंग और बाकी सभी एजेंट्स हैंसन और शाओबे को उसके घर के करीब पहुंचकर घेर लेते हैं, जिस दौरान हम देखते हैं होंग युन का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है ताकि शाओबे और हैंसन वहाँ से भाग सकें, पर वो भागने में भी नाकामयाब हो जाते हैं। साथ ही जब युन हैंसन को पकड़कर उसे मार डालने की धमकी देता है तो ये देख हैंसन की जान बचाने के लिए शाओबे युन के सामने सरेंडर कर देती है। लेकिन इससे पहले कि उसे अरेस्ट किया जाता वहाँ वही गुंडे आ जाते हैं जिनसे हैंसन ने पैसे उधार लिए थे, और इस मौके का फायदा उठाकर शाओबे तुरंत फॉक्स में बदलकर हैंसन को लेकर वहाँ से भाग खड़ी होती है, मगर युन इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ने वाला था। भागते वक्त युन शाओबे पर एक एरो से निशाना लगाता है, जिसके लगने के कारण शाओबे घायल हो जाती है। यहाँ उसकी यह हालत देख हैंसन को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। तभी इनकी मदद करने के लिए शाओबे की एक हाइब्रिड दोस्त वहाँ आती है। वो शाओबे के घाव पर एक खास तरह का जादुई मरहम लगाती है, जिससे शाओबे जल्दी ही ठीक हो जाती है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि शाओबे की दोस्त असल में फिल्मों में काम करती है, इसलिए वो शाओबे और हैंसन का भेष बदलकर उन्हें शूटिंग दिखाने के लिए लाती है। लेकिन यहाँ पर भी उन दोनों का पीछा करते हुए युन दोबारा आ जाता है, जिससे शाओबे हैंसन के साथ एक बार और भागने की कोशिश करती है, पर इस बार युन पूरी तैयारी के साथ आया होता है। दरअसल युन हैंसन के पिता को अपने साथ ले आया था, जिन्हें देखकर हैंसन और शाओबे को रुकना पड़ता है। युन यहाँ हैंसन को धमकी देता है कि वो उसके पिता को मार देगा, और ये देख शाओबे हैंसन के हाथों से
जबरदस्ती अपनी गर्दन में वो इंजेक्शन लगा लेती है। इस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसे युन पकड़कर अपने साथ ले जाता है। इसी के साथ सीन 3 महीने आगे के समय पर शिफ्ट होता है और वहाँ हम हैंसन को देखते हैं। वो शाओबे की बदौलत अमीर तो बन गया था, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। दरअसल युन ने अपना वादा निभाते हुए हैंसन को इतने पैसे दे दिए थे जिनकी वजह से वो हर उस मुश्किल से निकल चुका था जिनसे वो कभी निकलना चाहता था। यहाँ तक कि उसके पिता भी अब पहले से काफी बेहतर हो गए थे। पर हैंसन शाओबे को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, इसलिए वो उसी जगह पर जाता है जहाँ वो पहले रहा करता था। लेकिन वहाँ पहले से ही होंग उसका इंतजार कर रहा था। होंग हैंसन से कहता है कि तुम्हें शाओबे को उस दरिंदे युन के हवाले नहीं करना चाहिए था। युन ने उसको एक खास तरह की जेल में कैद करके रखा है, साथ ही वो उसे काफी ज्यादा टॉर्चर भी करता है। होंग की इस बात को सुनकर हैंसन उससे कहता है कि मुझे तुम किसी तरह से उस जेल तक पहुंचा दो, मैं शाओबे को निकाल लाऊंगा। मुझसे जो भी हो सकता है उसे बचाने के लिए वो मैं करूंगा। यहाँ हैंसन की इस बात को सुनकर होंग उसे एक आदमी के पास ले जाता है और वो आदमी हैंसन के चेहरे को अपने जादू से युन के चेहरे में बदल देता है ताकि हैंसन आसानी से जेल के अंदर दाखिल हो पाए। ये लोग एक फ्रिज से होते हुए सीधे उस जेल तक पहुंच जाते हैं जहां शाओबे कैद थी। हैंसन युन के भेष में था तो उसे जेल के अंदर जाने में कोई खास तकलीफ नहीं होती, जिसके बाद वो शाओबे के सामने पहुंच जाता है जिसकी याददाश्त थोड़ी धुंधली पड़ चुकी थी। मतलब कि युन ने शाओबे की याददाश्त पूरी तरह से मिटा दी थी, जिस कारण हैंसन जब उसे अपने हाथ का निशान दिखाकर अपने बारे में याद दिलाने की कोशिश करता है तब भी शाओबे को कुछ याद नहीं आता। इसी बीच यहाँ होंग आ जाता है और वो हैंसन से कहता है कि बातों में समय बर्बाद ना करो और जल्दी से यहाँ से शाओबे को लेकर निकलो। दोनों तुरंत शाओबे को लेकर बाहर निकलने लगते हैं कि इसी बीच वहाँ हैंसन का सामना असली युन से हो जाता है। वहाँ खड़े लोग 2 युन को देखकर हैरान थे। ये देख असली युन अपने पंख खोलकर उन्हें दिखा देता है, जिससे साफ हो जाता है कि वही असली है। यहाँ सच्चाई सामने आने पर हैंसन शाओबे के साथ यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहाँ के गार्ड्स घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर कुछ कैदी निकलते हैं। वो सुरंग के जरिए यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनकी खराब किस्मत की वजह से वो सभी इनके बीच पहुँच गए। यहाँ गार्ड्स उन सभी कैदियों को पकड़ने के लिए जाते हैं तो उनमें से एक कैदी वहाँ लगे लीवर को खींच देता है, जिससे वहाँ कैद सभी लोग आजाद हो जाते हैं और इससे वहाँ भगदड़ मच जाती है। दूसरी ओर शाओबे हैंसन को नहीं पहचान पा रही थी, इसलिए हैंसन के लिए उसे लेकर भागना बहुत मुश्किल हो रहा था। युन सभी कैदियों सहित हैंसन को रोकने की कोशिश करता है, जिसे ऐसा करते देख होंग उसे नीचे खींचकर गिरा देता है और हैंसन युन को रोक कर रखने की कोशिश करता है ताकि होंग शाओबे को लेकर यहाँ से निकल पाए। और शाओबे को यहाँ से भागता देख युन एक चाकू से उसे मारने के लिए जाता है। यहाँ उसे शाओबे की तरफ बढ़ते देख उस चाकू के सामने हैंसन खुद आ जाता है और हैंसन को घायल देख शाओबे को शायद सब कुछ याद आ जाता है, जिस कारण वो गुस्से में युन को उठाकर वहाँ से बाहर फेंक देती है। जिसके बाद युन को इस तरह से शाओबे को टॉर्चर करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया जाता है। साथ ही होंग का कमिश्नर के पोस्ट पर प्रमोशन हो जाता है। इधर शाओबे और हैंसन भी साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं, जिन्हें बाद में एक बेबी भी होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।